रोको, मत जाने दो। एक बहुत ही छोटा सा अल्प विराम यानी कॉमा। और देखिए, एक इंसान की आजादी छीन गई। बिल्कुल। अब इस कॉमा की जगह बस एक शब्द आगे बढ़ा दीजिए, रोको मत, जाने दो। क्या बात है, पूरा मतलब ही बदल गया। है ना? शब्द बिल्कुल वही है, बोलने वाले की आवाज वही है, पर इस बार उस एक छोटे से बिंदु ने उस इंसान को आजादी दे दी। सही कहा आपने, एक जमीन पर रुका हुआ छोटा सा निशान कैसे किसी के पूरे अस्तित्व को पलट सकता है। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मुद्दा यही है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब किसी परीक्षा की तैयारी होती है तो ऐसी कई सूखी और ड्राई पीडीएफ स्लाइड्स मिलती हैं। हाँ, जिन्हें देखते ही नींद आने लगती है। अरे बिल्कुल। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पीडीएफ स्लाइड को पॉडकास्ट की तरह बनाओ, यानी इसे एक बेहद जिंदा और दिलचस्प ऑडियो अनुभव में बदला जाए। ये बहुत जरूरी है। हमने किया है ताकि भाषा के इस छोटे पर सबसे ताकतवर हिस्से को, यानी विराम चिन्ह को, बिना किसी बोझ के समझा जा सके। हाँ, और इस विषय को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखना होगा। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी? बिल्कुल। विराम चिन्ह सिर्फ लिखावट के नियम नहीं है, ये भाषा के सांस लेने का तरीका है। अच्छा, भाषा की सांस? हाँ, देखिए, जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारी आवाज का उतार चढ़ाव होता है, हमारे चेहरे के भाव होते हैं और हमारे ठहराव सामने वाले को बताते हैं कि हम गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। सही बात है, आवाज सब बता देती है। पर जब यही बातें पन्नों पर उतरती हैं तो आवाज गायब हो जाती है, लिखावट एकदम फ्लैट होती है। तो उन्हीं पन्नों पर इंसानी भावों को जिंदा करने के लिए इन चिन्हों का आविष्कार हुआ? एग्जैक्टली। इनके बिना दिमाग को लगातार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बेहद थकाने वाला काम है। अगर थकान की बात करें तो नोट्स का एक हिस्सा मुझे वाकई हैरान कर गया। कौन सा हिस्सा? देखिए, मैंने हमेशा सोचा था कि हिंदी का अपना एक पूरा व्याकरणिक सांचा होगा, पर यहाँ लिखा है कि महान विद्वान श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कुल 20 विराम चिन्ह होते हैं। हाँ, 20 चिन्ह बताए गए हैं। और इन 20 में से आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक चिन्ह असली रूप से हिंदी का अपना है। खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम। बिल्कुल, सिर्फ पूर्ण विराम। बाकी के 19 चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अरे अजीब क्या, मुझे तो लग रहा है जैसे हमारी भाषा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो अपना है, पर ट्रैफिक सिस्टम और स्टीयरिंग व्हील किसी और देश से इंपोर्ट किया गया है। ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। कैसा कारण? प्राचीन काल की अगर बात की जाए, जब संस्कृत भाषा मुख्य थी तो साहित्य ज्यादातर छंदों और श्लोकों में लिखा जाता था। अच्छा, जैसे हनुमान चालीसा? बिल्कुल वही। अगर आप हनुमान चालीसा को सुने तो वहां पढ़ने का एक लय होता है, एक रिदम होता है, दिमाग को पहले से पता होता है कि कहाँ रुकना है। हाँ, एक नेचुरल ठहराव होता है गाने में। सही कहा। जब एक आधी लाइन यानी एक चरण खत्म होता था तो वहां एक खड़ी पाई लगाई जाती थी। इसे यति कहा जाता था। यति? हाँ, यति का अर्थ ही ठहराव है। और जब दोहा पूरा होता था तो 2 खड़ी पाई लगती थी। क्योंकि पढ़ाई गाकर या लय में होती थी तो किसी और चिन्ह की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर अचानक से हमें अंग्रेजी से इतने सारे चिन्ह उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हमारी भाषा अचानक बदल गई थी? भाषा बदली नहीं थी, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया था। मतलब? जब गद्य यानी प्रोज लिखा जाने लगा, जैसे कहानियां, निबंध, खबरें, तो वो लय गायब हो गई। ओ, समझ गया। प्रोज में कोई म्यूजिक नहीं होता जो हमें गाइड करे। बिल्कुल। और उसी दौरान अंग्रेजी का प्रभाव भी बढ़ रहा था। अंग्रेजी व्याकरण में पहले से ही भावों और ठहराव के लिए अलग-अलग चिन्ह मौजूद थे। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने सोचा होगा कि इन्हें अपना लेना बेहतर है। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि हिंदी प्रोज को और स्पष्ट बनाने के लिए इन चिन्हों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने उस ट्रैफिक सिस्टम को अपनाया और हिंदी की जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। ये तो एक तरह का भाषाई अपग्रेड हो गया हिंदी के बारे में। उन्होंने लिखा है कि आजकल के अखबारों में लोग अब उस इकलौते असली चिन्ह को भी छोड़ रहे हैं, पूर्ण विराम को। हाँ, खड़ी पाई की जा अब अंग्रेजी का छोटा सा फुल स्टॉप यानी डॉट लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी भाषा का आखिरी देसी निशान भी धीरे धीरे खो रहे हैं। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। खैर, अब जब हम ट्रैफिक सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो इन ठहराव के अलग अलग लेवल्स को थोड़ा समझते हैं। सही रहेगा।
पूर्ण विराम तो एकदम क्लियर है, वाक्य पूरी तरह खत्म। हाँ, दिमाग को आराम मिल गया कि विचार पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ एक उपविराम का जिक्र है, जी जिसे अपूर्ण विराम या कोलन भी कहते हैं। जी 2 बिंदु एक के ऊपर एक। जी इसका मनोविज्ञान क्या है? देखिए, उपविराम का काम सीधा पढ़ने वाले के दिमाग में उत्सुकता पैदा करना होता है, क्यूरियोसिटी। अच्छा। हाँ, जब एक लेखक किसी बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ता है और 2 बिंदु लगा देता है, तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है कि आगे क्या आने वाला है। मतलब एक विजुअल क्लिफहैंगर की तरह। बिल्कुल वैसा ही। ये समझ आता है। मेरे नोट्स में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा है इसको समझाने के लिए। अरे वाह, क्या किस्सा है? मान लीजिए मैं कहता हूं, मनोज, आज तेरी एक पोल खुल गई है, और यहां मैं उपविराम लगा देता हूं। तो सस्पेंस बन गया। हाँ, जैसे ही मनोज वो 2 बिंदु देखेगा, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे कि कौन सा राज बाहर आ गया। फिर आगे लिखा होता है कि कल तूने चाय पी थी। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जिज्ञासा और ध्यान खींचना, दोनों काम इस एक चिन्ह ने कर दिए, है ना? एकदम ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाता है। सही बात है। और इसी उत्सुकता वाले गुण के कारण उपविराम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डायलॉग्स यानी संवाद लिखने में होता है। ओ, जैसे नाटकों में। हाँ, नाटकों या कहानियों में चरित्र के नाम के ठीक बाद ये 2 बिंदु होते हैं, सोनू, और फिर 2 बिंदु, फिर उसका डायलॉग। दिमाग पहले से तैयार हो जाता है कि अब सोनू बोलने वाला है। बिल्कुल। अब इन ठहरावों के सिलसिले में एक और चिन्ह आता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अर्धविराम यानी सेमीकोलन। हाँ, एक बिंदु और उसके नीचे एक कॉमा। ये देखने में ही पूर्ण विराम और अल्प विराम का हाइब्रिड लगता है। सही पकड़ा आपने। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये फुल स्टॉप से कम लेकिन कॉमा से ज्यादा लंबा ठहराव देता है, जैसे कोई ब्रिज हो जो 2 अलग किनारों को जोड़ता हो? ये बिल्कुल वही काम करता है। अर्धविराम का नियम ये है कि जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। मतलब दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट है पर जुड़े हुए हैं। हाँ, एक उदाहरण देखते हैं। मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं आज नहीं आऊंगा। अगर हम यहाँ पूर्ण विराम लगा दें तो 2 अलग बातें लगेंगी। अगर कॉमा लगा दें तो ठहराव बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और असर कम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अर्धविराम इन दोनों विचारों को एक ही फ्लो में जोड़े रखता है। हालांकि आजकल लोग इसे कम ही यूज करते हैं। हाँ, मैंने देखा कि कॉमा धीरे धीरे इसकी जगह ले रहा है। सही बात है। तेजी से लिखने की आदत की वजह से सेमीकोलन थोड़ा गायब हो रहा है। तो चलिए फिर कॉमा पर ही आते हैं। अल्प विराम, ये एक छोटा सा निशान है जो दिन भर हमारी लिखावट में आता है। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चिन्ह। नोट्स में लिखा है कि समान शब्दों की लिस्ट बनाने के लिए ये एक ब्रीदिंग स्पेस का काम करता है, जैसे राम, श्याम, सुरेश और महेश। और यहाँ एक नियम ध्यान रखने वाला है। कौन सा? और से पहले कॉमा नहीं लगता, वही ना? बिल्कुल, क्योंकि शब्द और खुद वही अलग करने का काम कर रहा है जो कॉमा करता है, तो दोनों को एक साथ रखना रिडंडेंट हो जाएगा। हाँ, एक ही काम को 2 बार क्यों करना? लेकिन नोट्स में कॉमा का एक और बड़ा मजेदार इस्तेमाल लिखा है, शब्दों को रिप्लेस करना। अच्छा, वो यहाँ वाला उदाहरण? हाँ, वाक्य है, वह कब तक आएगा, कहाँ नहीं जा सकता। अब देखिए, इसमें कॉमा ने एक जादू सा किया है। कैसे? असल में वाक्य होना चाहिए था, वह कब तक आएगा, यह कहाँ नहीं जा सकता, पर कॉमा लगाने से वो यह शब्द उड़ गया और वाक्य का फ्लो और भी बेहतर हो गया। हाँ, दिमाग पर लोड कम पड़ता है इससे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नोट्स के एक दूसरे हिस्से पर मुझे आपसे थोड़ा पुशबैक करना पड़ेगा। अरे, ऐसी क्या उलझन आ गई, बताइए। नोट्स में लिखा है कि किसी को संबोधित करते समय यानी किसी को बुलाते समय कॉमा लगता है। उदाहरण है, पूजा, तुम आज जल्दी घर चली जाना। ठीक तो है, पर देखिए, मैंने हमेशा यही देखा है कि किसी को पुकारने के लिए तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे दीपक इधर आओ। हाँ, तो क्या यहाँ संबोधन के लिए कॉमा लगाना टेक्निकल रूप से गलत नहीं है? व्याकरण क्या कहता है इस पर? ये आधुनिक हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली उलझनों में से एक है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब किसी नियम में नहीं, बल्कि भाव की शिद्दत में छिपा है, इंटेंसिटी में। अच्छा, इंटेंसिटी। हाँ, दोनों ही तरीके पूरी तरह से मान्य हैं। फर्क बस इस बात का है कि बोलने वाला किस मनोस्थिति में है। ओहो, मतलब मूड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर आवाज में एक शांत ठहराव है, एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जैसे पूजा, तुम आज जल्दी चली जाना, तो वहां दिमाग को ज्यादा अलर्ट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ कॉमा काफी है। सही कहा। लेकिन अगर बोलने वाले की आवाज में तेजी है,
गुस्सा है या अचानक कोई आश्चर्य है, जैसे दीपक वहां से हटो। तो वहां एक्सक्लेमेशन लगेगा। हाँ, इस इमोशन को पन्नों पर उतारने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूरी हो जाता है। एक जेंटल टैप है और दूसरा एक झटका। वाह, ये स्पष्टीकरण सच में नियम को रटने से बचा लेता है। एक टैप और एक झटका, है ना? अब जब हमें इंटेंसिटी और भाव की समझ हो ही गई है तो आगे बढ़ते हैं एक ऐसे चिन्ह की तरफ जिसे मैं भाषा का सबसे बड़ा धोखेबाज मानता हूं। धोखेबाज? आप प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर रहे हैं ना? क्वेश्चन मार्क? एकदम सही। देखिए, बचपन से स्कूल में हमें कंडीशन कर दिया जाता है। जहां भी कौन, कब, कहां, कैसा, क्यों देखे, आंख बंद करके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमारा दिमाग बस पैटर्न मैच करता है। बड़ा ट्रैप है। ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि हम लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं, वाक्य के मूल उद्देश्य पर नहीं। तो इसका सही नियम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ तभी लगाया जाना चाहिए जब वाक्य सच में जवाब देने की मांग कर रहा हो। अगर कोई मांग नहीं है तो सवाल नहीं है। बिल्कुल। अगर सामने वाले पर जवाब देने का कोई दबाव नहीं है तो भले ही उसमें कौन या कहाँ मौजूद हो, वो सवाल नहीं है। इसे नोट्स के इस उदाहरण से ठीक से समझते हैं। वाक्य है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह आज कहाँ जाएगा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब इस वाक्य में कहाँ शब्द चमक रहा है। दिमाग तुरंत कहता है कि क्वेश्चन मार्क लगाओ। पर ध्यान से सुने तो कोई आपसे कुछ पूछ थोड़ी रहा है। सही बात है, ये तो सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है। हाँ, कि मुझे उसके प्लान का पता था। चूंकि किसी जवाब की अपेक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम आएगा। और लोग ईमेल्स और एग्जाम्स में यही गलती करते हैं। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि वाक्य की बनावट और उसका अर्थ दोनों का मेल होना चाहिए। और भावों के इस खेल में ना विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन का किरदार और भी गहरा है। भाषा हमेशा लॉजिक पर नहीं चलती। हाँ, उसमें रॉ इमोशंस भी तो होते हैं। शोक, बेइंतहा खुशी, आश्चर्य। जैसे अगर कोई कहे, आहा, आज तो आनंद आ गया। इस आहा शब्द में जो फीलिंग है वो कोई फुल स्टॉप या कॉमन नहीं दिखा सकता। ये चिन्ह एकमात्र जरिया है इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को पन्नों पर दिखाने का। सही कहा आपने। ठीक है, ठहराव और इमोशंस तो काफी क्लियर हो गए। अब थोड़ा स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। हाँ, नोट्स में इन्हें छोटे पर जरूरी चिन्ह कहा गया है। एक तरह से भाषा का पिटारा है ये, जिनके बिना कोई लंबी पीडीएफ या किताब पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स। इनका इस्तेमाल तो हर जगह होता है। मैं हमेशा इन्हें एक विजुअल साइड स्टेप की तरह देखता हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ और कोई भारी भरकम शब्द आता है तो आंख तुरंत उस ब्रैकेट की तरफ जाती है आसान अर्थ के लिए। जैसे संगणक लिखा हो और ठीक आगे ब्रैकेट में कंप्यूटर। हाँ, दिमाग को फ्लो तोड़ना नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ जाता है। उसी पिटारे में एक और प्रभावशाली चिन्ह है, लाघव चिन्ह। एक छोटा सा शून्य या जीरो। अच्छा, अब्रीविएशन के लिए। बिल्कुल, किसी लंबे शब्द को छोटा करने के लिए। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है। लोग आदत से मजबूर होकर अंग्रेजी की नकल करते हैं। डॉक्टर लिखकर आगे एक डॉट लगा देते हैं। हाँ, मैंने भी कई बार किया है। पर हिंदी का व्याकरण एक नियम अलग है। यहाँ डॉट नहीं बल्कि एक छोटा सा जीरो बनता है, जैसे MA, B.Ed या द के आगे जीरो। ओ, ये उन चीजों में से है जो अगर एक बार पता चल जाए तो फिर हमेशा ध्यान जाती है। पर इन्फॉर्मेटिंग के निशानों में मेरा पर्सनल फेवरेट एक और है। कौन सा? हंसपद, जिसे काकपद भी कहते हैं। एक तो इसका काम बड़ा महान है और ऊपर से इसका नाम बड़ा ही काव्यात्मक है, पोएटिक सा। हाँ, काकपद बड़ा ही रोचक निशान है। जब हम जल्दी जल्दी पेन से कुछ लिख रहे होते हैं और कोई जरूरी शब्द बीच में छूट जाता है तो ये चिन्ह हमारी बची खुची इज्जत बचा लेता है। सही बात है, इसे उस जगह के ठीक नीचे लगाओ और छूटा हुआ शब्द ऊपर लिख दो। पढ़ने वाले को दिख जाता है कि करेक्शन हुआ है। पर मुझे एक बात बताएं, इसका नाम काकपद क्यों है? इसके नाम के पीछे एक विजुअल मेमोरी काम करती है। अगर आप इस चिन्ह की आकृति को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी कौवे, जिसे हिंदी में काक कहते हैं, या हंस के पैरों के निशान मिट्टी पर छप गए हों। अरे वाह, कौवे के पैर! इसलिए इसे काकपद या हंसपद कहा जाता है। पढ़ने वाले का दिमाग उस पक्षी के निशान की तरह ऊपर की तरफ मुड़ जाता है जहां शब्द लिखा होता है। ये कितनी बढ़िया विजुअल एनालॉजी है। इसके अलावा नोट्स में उदाहरण चिन्ह यानी कोट्स का भी जिक्र है। हाँ, जब भी किसी की कही बात को ज्यों का त्यों बिना एक सिंगल शब्द बदले आगे रखना हो तो हम इसे यूज करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
बिल्कुल, ये चिन्ह उस बात को बाकी वाक्य से अलग करके एक बाउंड्री में कैद कर देते हैं। पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाता है कि ये लेखक के शब्द नहीं है। और इसी विजुअल फॉर्मेट में आखिरी दो सदस्य हैं, योजक और निर्देशक, हाइफन और डैश। इन दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा सा लंबाई का अंतर है ना। योजक छोटा होता है, जो दो विरोधी या जुड़े हुए शब्दों को चिपकाने का काम करता है, जैसे माता पिता, दिन रात। सही कहा। और निर्देशक थोड़ा लंबा होता है, इसका काम किसी निर्देश या उदाहरण की तरफ इशारा करना है। जैसे हम लिखते हैं उदाहरण और आगे एक लंबा डैश खींच देते हैं। ये सारे चिन्ह असल में इनविजिबल गाइड्स हैं। ये खुद छुप रहते हैं, पर हमारे दिमाग को लगातार बताते रहते हैं कि आगे आने वाले टेक्स्ट को रिएक्ट कैसे करना है। और इसी विजुअल आर्किटेक्चर और भाषा की विरासत की बात छिड़ने पर अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? आजकल डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया पर लोग अल्फाबेट्स और लिपि के साथ एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसे भाषा विद्वान काफी चिंता से देख रहे हैं। कैसा प्रयोग? ये प्रयोग देवनागरी और रोमन लिपि को आपस में जोड़ने का है, मिक्स एंड मैच। ये मिक्स एंड मैच कैसा दिखता है प्रैक्टिकली? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को रोजगार लिखना है, तो लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट्स RJGR टाइप करते हैं और फिर एक डिजाइन एलिमेंट के तौर पर उन अंग्रेजी अक्षरों के ठीक ऊपर देवनागरी की सुरेखा खींच देते हैं। सुरेखा यानी वो टॉप की हॉरिजॉन्टल लाइन जो हिंदी शब्दों को बांधने के काम आती है। बिल्कुल वही। नोट्स में विद्वानों की इस आशंका को दर्शाया गया है कि लिपियों का ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन आगे चलकर हिंदी और संस्कृत दोनों की मूल भावना के लिए घातक हो सकता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। इंग्लिश की अपनी एक रोमन लिपि है और हिंदी की देवनागरी। उन्हें उनके मूल रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे डिजाइनर प्रयोग आने वाली पीढ़ियों में शब्दों की पहचान को धुंधला कर सकते हैं। मतलब ढांचा अंग्रेजी अक्षरों का और उसके ऊपर छत हिंदी की सुरेखा की। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर विद्वानों की ये फिक्र काफी जायज लगती है। सही कहा आपने। किसी भी भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि एक धरोहर की तरह होती है। सदियों के ठहराव और विकास के बाद उसको एक सांचा मिलता है, और हमें उस धरोहर का आदर करना चाहिए। तो आज इस गहरी चर्चा में उन सूखी और बोरिंग PDF स्लाइड्स ने जिंदा होकर हमें यही बताया है कि कैसे सिर्फ कुछ डॉट्स और लाइंस हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। कैसे एक छोटा सा कॉमा किसी की कैद और आजादी तय कर सकता है, जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। और कैसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारी पैटर्न मैचिंग आदत का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बना सकता है। सही कहा। और कैसे एक कौवे के पैर यानी ककपद हमारी लिखावट की छूटी हुई गलतियों को बखूबी शांति से संभाल सकते हैं। इन सब बातों और भाषा के लगातार बदलते स्वरूप को देखते हुए आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में उभरता है। कैसा सवाल? जिस तरह से कामता प्रसाद गुरुजी ने प्रोज की नियत और जरूरतों को देखते हुए अंग्रेजी से 19 विराम चिन्ह हिंदी में शामिल किए थे ताकि इंसानी भावों को लिखा जा सके, तो क्या आज के डिजिटल और इंटरनेट के दौर में, जहां इंसान अपनी 90% बातें और भाव इमोजीज के जरिए व्यक्त कर रहा है, क्या यही इमोजीज आने वाले समय के नए आधुनिक विराम चिन्ह बनने जा रहे हैं? अरे वाह, एक हंसने वाला चेहरा या एक रोने वाला इमोजी